बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और इस पे देखेंगे कि कौन से पॉइंट्स हैं जो इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। एक बात जो मैं हर वीडियो में आपको बताऊंगा इस चैप्टर के अंदर वो ये कि आप नोट डाउन कर लें कि यहाँ पर जो है वो मैंने रफ़ एंट्रीज पास करनी है हर पार्टी की बुक के अंदर। नीट जर्नल का फॉर्मेट मैं नहीं बना सकूँगा क्योंकि इतनी जगह नहीं होगी बोर्ड के ऊपर। अगर जो है वो मैं नीट जर्नल बनाता हूँ तो इट विल टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, जिसकी वजह से वीडियो भी लेंथी होगी। दूसरा ये कि मुझे फिर मिटा कर जो है वो नेक्स्ट पार्टी का जर्नल बनाना पड़ेगा, क्योंकि एट द सेम टाइम क्वेश्चन के अंदर 3 पार्टीज़ या 4 पार्टीज़ के नाम आ रहे हैं रिक्वायरमेंट के अंदर कि आप जो है वो इन तीनों पार्टीज़ की बुक में एंट्रीज पास करें। तो 3 जर्नल बनाने पॉसिबल नहीं है। आप लोगों ने करना क्या, मेन काम है एंट्रीज के पास करने का, ठीक है। अगर आपको एंट्रीज समझ में आ रही हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है सारा, तो सिर्फ और सिर्फ फिर करना क्या होगा, आपने अपने एंड पर आपने वही एंट्रीज उठा के जो है वो नीट जर्नल का जो फॉर्मेट है उसमें डाल देनी है, ठीक है जी। तो बहरहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 में मैंने आपको बता दिया था कि बिल अगर डिस्काउंट हो तो क्या एंट्री पास होगी, किस तरह से जो है वो बैंक से बिल डिस्काउंट करवाया जाता है और उसकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है। क्वेश्चन 3 जो है वो इसमें एंडोर्समेंट वाला पॉइंट आ रहा है। ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन में भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ज़रा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन के लास्ट में लिखी हुई है, मेरे पास पेज नंबर 176 है इस बुक का। इसमें जो है वो लास्ट में देखें क्या लिखा हुआ जी, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आरिफ, हनीफ एंड हसीब। तो 3 पार्टीज़ की बुक में आपने एंट्रीज पास करनी है। यहाँ पर आप लाइन्स ड्रॉ कर दें, तीनों के नाम लिख दें। फर्स्ट वन इज़ आरिफ, सेकेंड वन इज़ हनीफ, and third one is हसीब। तो यहाँ पर आपने करना क्या, हनीफ के स्पेलिंग में IF उसने डाला हुआ, तो चलें हम उसके अकॉर्डिंगली चल लेते हैं। EEF भी ठीक होता। तो ये आपने लाइन्स ड्रॉ कर दी। क्वेश्चन में डेट भी आ रही है, पिछले क्वेश्चन में डेट नहीं थी, इस क्वेश्चन में डेट भी आ रही है। तो डेट वाला पॉइंट आपको बताया था, डेट का ख़ास तौर पे ख्याल रखना होता है कि किस दिन जो है वो सेल परचेज हो रही है, कब बिल ड्रॉ एक्सेप्ट हो रहा है, कब बिल ऑनर हो रहा है, ठीक है। तो और ग्रेस डेज का कॉन्सेप्ट भी मैं अपनी बेसिक की वीडियो में बता चुका हूँ। जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट इस क्वेश्चन की वीडियो देख रहे हैं उन्हें नहीं पता बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर किस तरह से काम करना है, तो उसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि इस चैप्टर के हर चैप्टर के स्टार्ट में जो है ना उसकी बेसिक वीडियो पहले डाली हुई है, वहाँ से आप जो है वो पहले बेसिक को समझ लें, ओवरऑल चैप्टर की समरी को देख लें और फिर जो है वो क्वेश्चंस की तरफ आएँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखें ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ, आरिफ सोल्ड गुड्स टू हनीफ फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट ऑन 1 मार्च 2015। आरिफ जो है वो गुड्स सेल कर रहा है हनीफ को 20,000 रुपये की, ठीक है। तो आरिफ जब गुड्स सेल करेगा तो डेफिनेट बात है जो पार्टी गुड्स सेल करती है वो सेल्स अकाउंट बनाती है और जो पार्टी गुड्स को ख़रीद रही होती है वो परचेजेज अकाउंट बनाती है, ठीक है। तो आरिफ ने सेल की हैं, हनीफ ने परचेज़ किए हैं। सेल हमेशा क्रेडिट होती है जब भी गुड्स बेचो, और जब भी गुड्स को ख़रीदो तो आप हमेशा उसको डेबिट करते हो, ठीक है। तो गुड्स का जो है वो गुड्स के बेसिकली 2 मेन अकाउंट, सेल करने की ज़रूरत में सेल्स अकाउंट, ख़रीदने की ज़रूरत में परचेज अकाउंट। सेल अकाउंट हमारी इनकम को शो करता है। जब आप गुड्स सेल करते हो तो डेफिनेटली आपके बिजनेस की इनकम हो रही है, इनकम इंक्रीज़ हो तो क्रेडिट करते हैं, इसीलिए हम इनकम इस सेल को क्रेडिट करते हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन इनकम। और परचेज जो होती है ना वो आपका खर्चा हो रहा होता है, आपका पैसा लग रहा होता है, वो आपका एक्सपेंस जो है वो एक्सपेंस वाला रूल जो है परचेज अकाउंट पर लगता है। तो कितने की गुड्स जो है वो सेल हो रही हैं जी, यहाँ पे 20,000 की। तो 20,000 रुपये से सेल क्रेडिट हो जाएगी और 20,000 से ही परचेज डेबिट हो जाएगी। फिर जितने की इसने बेची हैं उतने की उसने ख़रीदी हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ ऑन क्रेडिट, उधार पर बेची गई हैं और ख़रीदी गई हैं। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आरिफ ने अगर सेल की हैं ये उधार पर हनीफ को, तो अब ये क्या करेगा, हनीफ को अपना रिसीवेबल बनाएगा, क्योंकि इसने अगर चीज़ें बेची हैं तो इसने हनीफ से पैसे लेने हैं। जिनसे पैसे लेने होते हैं उनको अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं, डेटर कहते हैं, और डेटर हमारे एसेट होते हैं, और एसेट जब भी इंक्रीज़ होते हैं हमेशा उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर ये हनीफ को रिसीवेबल बनाएगा 20,000 से, क्योंकि इसने चीज़ें बेची हैं और 20,000 रुपये इसने हनीफ से लेना है। और हनीफ ने जो है वो चीज़ें ख़रीदी हैं आरिफ से उधार पर, आरिफ को पैसे नहीं दिए। इट मीन्स कि आरिफ को इसने पैसे देने हैं, तो जिनको पैसे हमने देने होते हैं वो हमारी क्या हो जाती है, लायबिलिटी, उनको हम अकाउंट पेएबल कहते हैं। यहाँ पर क्या हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, इधर जो है वो एसेट इंक्रीज़ हो रहा है।
तो हनीफ क्या करेगा, चीज़ों को ख़रीदा, उसने आरिफ से पैसे कोई नहीं दिए, तो इसने आरिफ को जो है वो अपनी लाइबिलिटी बना लिया। रूल आपको पता है कि लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है हमेशा उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। इसकी डेट जो आ रही है वो 1 मार्च आ रही है, तो दोनों पार्टीज़ की बुक में आपने डेट मेंशन कर देनी है। और जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी तो लाइन ड्रॉ करके इनकी नरेशन लिख देंगे। यहाँ पर ये क्या नरेशन लिखेगा, सोल्ड गुड्स टू हनीफ, और ये नरेशन क्या लिखेगा जी, परचेज गुड्स फ्रॉम आरिफ। नेक्स्ट देखें, लिखा हुआ आरिफ ड्रू एंड हनीफ एक्सेप्टेड अ बिल फॉर ₹20,000 एट 3 months ऑन द सेम डेट। अब ये बात आप देख लें, इस चैप्टर के अंदर हम एज्यूम क्या करते हैं, पैसे लेने का तरीका कर क्या होगा, एक पार्टी बिल ड्रॉ करेगी, दूसरी पार्टी बिल एक्सेप्ट करेगी। जो बिल ड्रॉ करेगी उसने बिल के पैसे लेने होंगे, जो एक्सेप्ट करेगी उसने बिल के पैसे देने होंगे। जो पार्टी बिल ड्रॉ करेगी उसके लिए बिल रिसीवेबल कहलाएगा, जो पार्टी एक्सेप्ट करेगी उस बिल को, उसके लिए वो बिल पेबल कहलाएगा। जिस पार्टी के लिए बिल रिसीवेबल है वो उसके लिए एसेट होगा, और जिस पार्टी के लिए वो बिल पेबल है उसके लिए वो लाइबिलिटी होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है वो आप देखो कि आरिफ बिल ड्रॉ कर रहा है जी हनीफ पर, तो आपने एंट्री में जो पार्टी बिल ड्रॉ करती है उसकी बुक में बिल रिसीवेबल को डेबिट करते हैं, और जो पार्टी एक्सेप्ट करती है उसकी बुक में हम बिल पेबल को क्रेडिट करते हैं। इसने बिल एक्सेप्ट क्यों किया, क्योंकि चीज़ें खरीदी थी उधार पे और पैसे देने, तो इसने बिल पेबल के नाम से लिखना है कि बिल को पे करना है मैंने, ठीक है, 20,000 रुपये के बिल को। तो ये बिल पेबल जो है ना इसकी लाइबिलिटी है। लॉजिकली देखें तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट करते हैं, तो बिल पेबल को क्रेडिट करेगा और बिल रिसीवेबल को ये एसेट बनाएगा, डेबिट करेगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है वो अगर देखा जाए तो इसने जो है वो हनीफ को क्रेडिट करना है 20,000 से, और इसने आरिफ को डेबिट करना है 20,000 से। आप यूँ समझ लो कि ऊपर वाली जो एंट्री होगी, फर्स्ट वाली एंट्री, पहले तो आप सिंपल देख लो कि ऊपर पर्सन का नाम है हनीफ, ऊपर अगर डेबिट हो रहा है तो बिल ड्रॉ करने वाली एंट्री में उसको क्रेडिट कर देना, और यहाँ पर आरिफ फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट हो रहा है तो इसको आपने सेकंड एंट्री में डेबिट कर देना, ठीक है जी। अब ये क्यों किया ऐसे, उसकी वजह यह है कि आपने जो है वो अब बिल के पैसे लेने हैं ना, तो बिल रिसीवेबल के नाम से आपने एसेट बढ़ा दिया। हनीफ को आपने जब सेल की थी तो आपने हनीफ को सिंपल अकाउंट रिसीवेबल बनाया हुआ था कि हनीफ से पैसे लेने हैं, तो अब अगर बिल ड्रॉ कर दिया तो उसका मतलब बिल के पैसे लेने हैं। हनीफ वाला जो सिंपल अकाउंट रिसीवेबल है ना उसको ख़त्म कर देंगे, डेबिट है तो ख़त्म करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ पर इसने आरिफ को पेबल बनाया हुआ था, लाइबिलिटी बनाया हुआ था कि मैंने आरिफ के पैसे देने हैं 20,000 रुपया। तो जब इसने बिल एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने 20,000 रुपया बिल का देना है, तो फिर दोबारा डबल पैसे तो नहीं देगा। पहली एंट्री में भी लाइबिलिटी है 20,000 रुपये की कि आरिफ को 20,000 देना है, और फिर सेकंड एंट्री में भी बिल के 20,000 देना है, तो टोटल 40 तो नहीं देगा, डेफिनेटली उसने देना नेट 20,000 ही है। तो एक लाइबिलिटी खत्म करनी पड़ेगी, तो आरिफ वाली लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज हो तो डेबिट, क्रेडिट होगा तो डेबिट कर देंगे, और बिल पेबल वाली लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली लाइबिलिटी खत्म करके ये लाइबिलिटी इंक्रीज कर देनी। आपने यहां पर जो एंट्री पास करनी है, बिल ड्रॉन और बिल एक्सेप्टेड, इसकी ये नरेशन आ जाएगी, और डेट उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि सेम डे पर जो है वो बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट हुआ, तो दोनों की बुक में सेम डे आ जाएगी, सेम डेट आ जाएगी, यानी कि 1 मार्च। अब यहाँ पर अभी तक हमने क्या किया, बिल को ड्रॉ किया और बिल को एक्सेप्ट करवाया, और एक्सेप्ट करवाने के बाद ये बिल इस वक्त किसके पास पड़ा होगा, जिसने बिल को ड्रॉ किया होता है। अब इसका मतलब है आरिफ के लिए ये बिल रिसीवेबल जो है ना, ये क्या है जी, एसेट है। इस बिल का आरिफ को बेनिफिट होगा फ्यूचर में। लेकिन यहाँ पर अब क्या होने लगा, क्वेश्चन में कह रहा आरिफ, हसीब वाज क्रेडिटर ऑफ आरिफ फॉर ₹20,000। एक नया पर्सन आ रहा है इधर, और उसका नाम क्या है जी, यहाँ पे हसीब। वो कह रहा है हसीब वाज क्रेडिटर ऑफ आरिफ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि आरिफ ने जो है वो हसीब के पैसे देने थे, ठीक है।
तो हसीब जो है वो आरिफ के लिए क्रेडिटर था। क्रेडिटर किसको कहते हैं, या अकाउंट पेबल किसको कहते हैं, जिनको हमने पैसे देने होते हैं। तो चूंकि अब यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ आ रहा है कि हसीब वो पर्सन है जिसके पैसे आरिफ ने देने हैं, ठीक है। हसीब वाज क्रेडिटर ऑफ आरिफ का मतलब है कि हसीब वो है, हसीब आरिफ का क्या है, क्रेडिटर है। तो इसका मतलब है कि हसीब को पैसे देने हैं, किसने देने हैं, आरिफ ने देने हैं। अब उसके लिए क्या होने लगा है, और कितने का क्रेडिटर है, 20,000 का। तो इसका मतलब है कि आरिफ ने कुछ पिछले दिनों में, पिछले महीनों में जो है वो हसीब से कोई 20,000 रुपये या वैसे ही मांगे होंगे, या कोई 20,000 रुपये की इसके साथ कोई ट्रांजैक्शन उधार की होगी, और इसने आरिफ ने जो है ना वो 20,000 रुपये हसीब का देना होगा। कोई पिछली बुक्स वगैरह के अंदर अगर देखें, पास्ट में अगर हम देखें तो 20,000 रुपये इसका देना होगा। ये अब उसने क्वेश्चन में हमें बता दिया कि हनीफ को जो है ना हसीब को जो है ना वो पैसे देने थे, आरिफ ने 20,000 रुपया। अब होने क्या लगा होने ये लगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ कि आरिफ सेटल्ड हिज अकाउंट बाय एंडोर्सिंग द बिल टू हसीब। आरिफ जो है ना वो अपना अकाउंट सेटल करने लगा। अकाउंट सेटल कब होगा, डेफिनेटली जब पेमेंट होगी। तो आरिफ जो है वो सेटल करने लगा अपना अकाउंट बाय एंडोर्सिंग द बिल। एंडोर्स का मतलब यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसफ़र कर देना, दे देना, ठीक है, भिजवा देना। किसको, द बिल टू हसीब ऑन 3 मार्च 2015। आरिफ जो है अपना अकाउंट सेटल करने लगा ये बिल भिजवा के 3 मार्च को, किसको, हसीब को। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये बात आप समझ लें, ये मैं स्केच भी बना देता हूँ ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ आए। तो आरिफ है और हसीब है। तो आरिफ ने जो है ना वो हसीब का देना था 20,000 रुपया। हसीब ने डिमांड की होगी इससे, तो आरिफ ने क्या किया, अपना जो बिल था वो भी एक्चुअली 20,000 रुपये का ही था। तो आरिफ क्या करने लगा, 20,000 रुपये वाला ना बिल इसको उठा के देने लगा कि यार मैं आपको जो 20,000 रुपये मैंने आपको जो कैश में देना था ना, मैं आपको 20,000 का बिल दे रहा हूँ, ये बिल आप रख लो, ठीक है। क्योंकि ये बिल जो है ना बाकायदा ड्रॉ हुआ है एक पर्सन के ऊपर जिसका नाम हनीफ है। ये बिल आप रख लो, और ड्यू डेट वाले दिन आप क्या करना, ड्यू डेट वाले दिन यही वाला बिल लेकर आप चले जाना किसके पास, हनीफ के पास। हनीफ ने ये बिल एक्सेप्ट किया हुआ है, आप हनीफ को ये वाला बिल दिखाओगे तो हनीफ आपको पेमेंट कर देगा। तो इसलिए इस तरह से जो है ना वो आप समझ लें कि मेरा अकाउंट जो है ना वो आपके साथ सेटल होने लगा। यानी कि जो है वो मैं बिल ही आपको दे रहा हूँ 20,000 की वर्थ का। ये ऐसे ही है जैसे कि आप चेक दे दो हसीब को, और हसीब वो चेक ले जाए बैंक में और बैंक से कैश हो जाए। तो आरिफ जो है ना वो बिल देने लगा, हसीब जो है वो ये बिल रिसीव करेगा, और बिल ऑफ एक्सचेंज के लॉ के मुताबिक जो है वो ये बिल अगर हसीब लेकर ड्यू डेट वाले दिन हनीफ को दिखाएगा तो लॉ क्या है, रूल क्या है कि हनीफ जो है वो इस बिल के पैसे दे देगा हसीब को। क्योंकि रूल ये है कि जो पार्टी भी हनीफ को बिल दिखाएगी, हनीफ जो है उस बिल की पेमेंट उस पार्टी को कर देगा। तो यहाँ पर क्या होने लगा, ये वाला जो बिल है ना जी, ये हसीब के पास जाने लगा। तो बिल रिसीवेबल इसके लिए एसेट था, एसेट में डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे, 20,000 से आपने ये इस एसेट को कम कर देना, ठीक है। और ये बिल किसके पास जा रहा है, हसीब की बुक में ये बिल रिकॉर्ड होगा 20,000 से, और हसीब इस बिल को अपना एसेट बनाएगा। क्योंकि हसीब को भी पता है कि ये बिल ड्यू डेट वाले दिन दिखाकर मुझे पैसे मिलने हैं, तो इस बिल से चूंकि मुझे बेनिफिट होना है इसलिए मैं इसको डेबिट करूंगा, एसेट बनाऊंगा। अब यहाँ पर ये बेसिकली क्या हुआ है, ये वाला जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को हम क्या नाम कहते हैं, ये बिल क्या हो रहा है जी, यहाँ पर एंडोर्स हो रहा है, ठीक है। यानी कि एक पार्टी से बिल जो है वो दूसरी पार्टी के पास जा रहा है जिस पार्टी के पैसे देने थे उसके, यानी बिल को यूज किया जा रहा है सेटलमेंट के लिए। तो इस प्रोसेस को आप एंडोर्समेंट का नाम देते हैं। तो ये बिल इसने हसीब को दे दिया। अगर इसने हसीब को ये बिल दे दिया तो इसका मतलब है ओल्ड बुक में हसीब कौन था, इसका क्रेडिटर था, लायबिलिटी था। तो अगर बिल दे दिया तो इसका मतलब है हसीब वाली लायबिलिटी भी हमें ख़त्म करनी चाहिए। लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर लायबिलिटी को डिक्रीज करना है। हसीब को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी बुक्स में हसीब के इसने पैसे देने होंगे, तो पुरानी बुक में हसीब इसके लिए कौन होगा, डेफिनेट बात है लायबिलिटी के तौर पर कि मैंने पैसे देने, तो लायबिलिटी होगा, क्रेडिटर होगा ना। तो जब इसने बिल दे दिया 20,000 रुपये का तो इसका मतलब है लायबिलिटी में भी डिक्रीज आ गई। और हसीब की बुक में अगर देखें तो हसीब ने आरिफ को अपना रिसीवेबल बनाया होगा, डेटर बनाया होगा कि मैंने आरिफ से जो है वो पैसे लेने हैं। तो जब बिल मिल जाएगा तो इसका मतलब है डेटर्स में क्या करेंगे आप, डिक्रीज करेंगे, और यहाँ पर आप क्या करेंगे इसको, यानी हसीब क्या करेगा, आरिफ को अपनी बुक में 20,000 रुपये से क्रेडिट कर रहा होगा। बेसिकली अकाउंट रिसीवेबल, पुरानी बुक्स में ये डेटर बना होगा, अब उस डेटर को कम करना है। डेटर एसेट होते हैं, एसेट में कमी हो तो क्रेडिट करना, तो ये क्रेडिट कर रहा होगा, ठीक है जी।
तो ये वाली एंट्री जो है ना हमने किस चीज़ की पास की है, बिल को एंडोर्स करने की। बिल दे दिया तो इसका मतलब है दूसरी पार्टी के पैसे दे दिए, इसीलिए क्वेश्चन में आ रहा है कि अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे, सेटल हो रहा है। और जब आप इसकी नरेशन लिखेंगे तो नरेशन क्या आएगी, बिल एंडोर्स्ड, सिंपल इतना भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं बिल एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर, और बिल रिसीव्ड फ्रॉम आरिफ। एक तो ये आपने नरेशन लिख दी। दूसरी बात ये कि जब बिल थर्ड पार्टी के पास जा रहा होता है, पिछले क्वेश्चन में देखा था बैंक के पास जा रहा था बिल, ए से बैंक के पास, यहाँ पर आरिफ से हसीब के पास। जब भी बिल थर्ड पार्टी के पास जाता है ड्रॉई की बुक में कोई एंट्री पास नहीं होती, क्योंकि इससे कोई कंसर्न नहीं है कि बिल कहाँ जा रहा है। इसका काम क्या है, ड्यू डेट वाले दिन जो पार्टी भी इसके पास बिल लेकर आएगी ना, ये उसको पेमेंट कर देगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर डेट जो आ रही है क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई है कि एंडोर्समेंट जो है ना वो 3 मार्च को हो रही है, तो 3 मार्च को आपने ये एंट्री पास कर देनी है। उसके बाद आप देखिएगा लास्ट जो स्टेप है उसमें लिखा हुआ ऑन मैच्योरिटी हनीफ ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस। अदायगी वाले दिन हनीफ ने अपनी एक्सेप्टेंस जो है वो ऑनर कर लिया। ठीक है, तो मैच्योरिटी का मतलब है अदायगी का दिन। अब यहाँ पर हनीफ जो है वो पेमेंट कर देगा, तो इसका मतलब है यहाँ पर इसको कैश को क्रेडिट करेंगे और अमाउंट जो है वो 20,000 रुपये से। अब ये क्या मतलब है इसका, इसको आप ज़रा देख लेना। इसमें लिखा हुआ है जी ऑन मैच्योरिटी, अदायगी के दिन, यानी जब बिल की पेमेंट का टाइम आया, ठीक है, तो हनीफ ने ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस, अपनी एक्सेप्टेंस यानी जो उसने बिल एक्सेप्ट किया हुआ था उसको ऑनर कर दिया, यानी उसके पैसे दे दिए। ठीक है, उस बिल के पैसे दे दिए। अब बिल इस वक्त किसके पास है, तो यहाँ पर आप देखें बिल जो है वो पिछली एंट्री में आरिफ ने हसीब को दे दिया था, इसका मतलब है ये बिल इस वक्त हसीब के पास है। तो हसीब ड्यू डेट वाले दिन ये बिल लेकर जाएगा हनीफ के पास और हनीफ क्या करेगा, इसको पेमेंट कर देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बिल चूंकि हसीब ने दिखाया यहाँ पर, तो हनीफ क्या करेगा, हनीफ ने इसको पेमेंट करनी है। कैश इसके पास से आउट हो रहा होगा और कैश जो है वो हसीब की बुक में आ रहा होगा, यानी कैश इसका इंक्रीज हो रहा है। इन एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट करते हैं। इसने कैश अगर दे दिया है तो इसका मतलब है इसने जो बिल एक्सेप्ट किया हुआ था ना, ये जो लायबिलिटी बनाई हुई थी बिल की, पैसे दे दिए हैं, तो इसका मतलब है बिल भी ख़त्म हो गया। अब लायबिलिटी भी डिक्रीज़ करनी है। लायबिलिटी जब भी डिक्रीज़ होती है हमेशा उसको डेबिट करते हैं। और इसने इस बिल को अपना एसेट बनाया हुआ था, जब इसको पैसे मिल गए इसका मतलब है बिल के बेनिफिट इसने ले लिया, लिहाजा इस एसेट को, बिल रिसीवेबल वाले एसेट को ख़त्म करेंगे। अकाउंटिंग में किसी चीज़ को ख़त्म करना और डेबिट हो तो उसको क्रेडिट कर देते हैं, तो यहाँ पर बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देगा। डेट इसकी बड़ी अहम है, वो आपने देख लेनी है। बिल बेसिकली कितने मंथ्स का ड्रॉ हुआ था अगर आप देखें तो क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो सेकंड लाइन में लिखा हुआ था कि आरिफ ड्रू एंड हनीफ एक्सेप्टेड अ बिल फॉर ₹20,000 एट 3 मंथ्स। 3 महीने का बिल ड्रॉ हुआ था। तो ड्रॉ की डेट क्या थी क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर जब हमने बिल ड्रॉ किया था तो 1 मार्च को ड्रॉ किया था। तो अगर आप 3 मंथ्स काउंट करो तो कैसे बनेंगे, 1 मार्च से 1 अप्रैल 1 मंथ, 1 अप्रैल से 1 मई 2 मंथ्स, 1 मई से 1 जून 3 मंथ्स। ठीक है, और मैंने आपको बताया था 3 मंथ्स जो है वो अगर 1 जून को बन रहे हैं तो आपने इसमें 3 दिन ऐड करने हैं जिनको जो है वो ग्रेस डेज कहा जाता है। तो आप जब पेमेंट की डेट लिखोगे ना तो 4 दिन 4 जून लिखेंगे। ये जो 3 डेज हैं ये एक्स्ट्रा दिए जाते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के लॉ के अकॉर्डिंगली। तो ये जो 3 डेज होते हैं ना इनको कहा जाता है जी ग्रेस डेज। तो ग्रेस डेज के अकॉर्डिंगली हम पेमेंट की जो है वो डेट डिसाइड करेंगे और यहाँ पर जो है वो 4 जून को, तो 1 जून वैसे 3 महीने पूरे हो रहे हैं लेकिन 3 दिन आपने ऐड करके तो 4 जून 2015 को इस बिल की पेमेंट जो है वो कर देनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसकी बुक में कोई एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि इसने बिल जो है वो हसीब को दे दिया था। अब इसका कोई कंसर्न नहीं है, हसीब ने ये पैसे इस बिल को दिखाकर हनीफ से ले लिए थे, तो इन दोनों पार्टीज़ की बुक में एंट्री पास होगी। आरिफ की बुक में कोई एंट्री पास नहीं होगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिल ऑनर्ड, और इधर भी आप लिख सकते हैं बिल ऑनर्ड या कैश रिसीव फ्रॉम हनीफ। तो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था।
जिसमें एंडोर्समेंट वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई मसला हो, कोई इशू हो तो आप लाजमी बताइएगा, ताकि जो है वो उसको हम लोग साथ के साथ रिजॉल्व कर लें। और ये जो है वो चीज़ें आप मेरे साथ अगर फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं तो मेरे साथ साथ ये क्वेश्चंस करते जाएं, ठीक है। कोई भी मसला आए आप लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह ताला मैं अगली वीडियो में आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4 करूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह जो है वो क्वेश्चन 4 में हम जो है फ़र्दर कुछ नई चीज़ों को देखेंगे, और उसके साथ साथ जो है वो हम डिसऑनर वाले जो अगले क्वेश्चन आ रहे हैं उनको देखेंगे। डिसऑनर के जो पॉइंट्स हैं वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ज़रा इंपॉर्टेंट होते हैं। बहरहाल ऑनर की तरफ से हम ऑनर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तभी हम डिसऑनर वाले पॉइंट्स को जो है अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। जब इसका नीड फॉर्मेट बनाना है तो तीनों के अलग अलग जर्नल बनाने हैं, और सेपरेट जर्नल्स में जो है हर एक की एंट्रीज पास करनी है। तो एक आकार मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। ओके, समझ आ गई होगी आई होप इस क्वेश्चन की आपको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट बोर्ड पर समझाऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।